Hello student. Today we discuss about the concept of constraint, accessible and inaccessible states in the statistical system. तो इस लेक्चर में हम लोग 3 नाम एक्सप्लेन करेंगे। अगला जो नोमेनक्लेचर है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के किसी भी सिस्टम का, तो उसमें एक नाम है या इसका लैंग्वेज है कि सिस्टम को कैसे कैरी ऑन कराया जाए, प्रोसेस को कैसे रन किया जाए और कितने अलाउड और कितने अनअलाउड कंडीशंस हैं उसके अनुसार सिस्टम बनाया जाए। तो ये सब प्रॉपर्टी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 3 नाम से, जिसको कहते हैं कंस्ट्रेंट, एक्सेसिबल एंड इनएक्सेसिबल स्टेट्स। इसका मीनिंग क्या है ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक कंटेंट के थ्रू। वही कंटेंट लेंगे इस तरह से। कंस्ट्रेंट एक है, एक्सेसिबल स्टेट्स एंड inaccessible स्टेट्स। तो इसका मीनिंग क्या है, ये 3 नोमेनक्लेचर है। कंस्ट्रेंट मीन्स क्या होगा, एक्सेसिबल स्टेट्स क्या होंगे, इनएक्सेसिबल स्टेट क्या होंगे। तो इसी का ये इनएक्सेसिबल स्टेट्स है, इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक टर्म लेंगे। ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, ऐसे इसको कई पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड कर दें, ऐसे सपोज कीजिए, तो इसमें इस सिस्टम में पूरा सिस्टम में अगर पार्टिकल को अलाउ करते हैं, यहाँ से पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है। इसमें मान लीजिए कि पार्टिकल्स हैं हमारा n पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स है और ये कोई सिस्टम है। तो हम लोग इस सेल में अगर n1 पार्टिकल है, इसमें n2 है, n3 है, n4 है, n5, n6, n7 डॉट डॉट ऐसे चल रहे हैं सिस्टम में। आकर यहाँ पर n के पार्टिकल हो गया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टिकल है इसमें। अगर इसमें जो पार्टिकल है इसकी एनर्जी है ε1, इसको हम लोग एनर्जी के रूप में लेंगे। इसमें जो पार्टिकल है उसका ε2, ε3, ε4। जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट है ये, इसमें नेता या मंत्री बैठे हैं। तो एक प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर, उसके बगल में होम मिनिस्टर हैं, उसके बगल में डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो डिफेंस ये प्राइम मिनिस्टर एक होंगे और उनकी एनर्जी अलग होगी, किससे के कंपेयर में, होम मिनिस्टर के। तो होम मिनिस्टर भी एक होंगे लेकिन उनकी एनर्जी अलग हो जाएगी। डिफेंस मिनिस्टर होंगे एक, उनकी भी एनर्जी अलग होगी, उनका पावर अलग होगा, कार्य करने की क्षमता अलग होगी। तो उसी तरह से सिस्टम के अनुसार, जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल लिया गया तीनों में, तीनों की एनर्जी डिफर हो जाएगी। एक का ε1 है या E1 कह सकते हैं, ε2 है, ε3 है। तो सभी सिस्टम की एनर्जी अलग अलग होगी और ये सभी सिस्टम मिल करके एक, मान लीजिए कि इंडिया बना रहे हैं, इंडिया का शासन प्रशासन लगा रहे हैं।
संविधान को फॉलो करा रहे हैं जनता के प्रति अपने सिस्टम में कि नहीं हम इस चीज़ को ऐसे फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये सिस्टम जो होगा कैसे चल रहा है, इसमें सम restrictions are कैरी ऑन। तो इसमें कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे कि आपको ये काम करना है, इतना दिन में ये काम कर लेना है, ये अलाउड स्टेट होगा, ये अनअलाउड स्टेट होगा, इसको हमको मानना है, फॉलो करना है, इसको नहीं मानना है, नेग्लेक्ट कर देना है। तो ये सिस्टम कोई भी चलाने के लिए तो इसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोगों के सामने ये नाम आते हैं 3। तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो यहाँ पर जैसे कोई भी सिस्टम होगा तो सम रेस्ट्रिक्शंस आर कैरी ऑन टू प्रोसीड ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, प्रोसेस में लाने के लिए कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शन चाहिए। जैसे आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो करेंगे तभी आप इंडियन सिटीजन बनेंगे। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आप इंडियन सिटीजन की जो है सिटीजनशिप नहीं ले सकते। तो रेस्ट्रिक्शन होगा। आप अपने परिवार में रहते हैं तो कहा जाता है कि आपको 10 बजे तक सो जाना है। अगर नहीं सोते हैं तो उस परिवार के नियम का उल्लंघन करेंगे, आप अपना रेस्ट्रिक्शन अलग बनाएंगे। तो ये एक टर्म सीखना है हम लोगों को, इसका मीनिंग क्या है व्यवहार में या सिस्टम में कैसे लेंगे। तो देखिए, जितने पार्टिकल होंगे किसी भी सेल में, सपोज कीजिए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स है किसी सिस्टम में, बॉक्सेज हैं, तो उसमें एक बॉक्स में N1 पार्टिकल है और एक पार्टिकल की एनर्जी ε1 है, दूसरे में N2 पार्टिकल है। अब ये 10, 20, 50, 1, 2 कुछ भी ले सकते हैं। उनकी एनर्जी ε2 ली जाएगी ऐसे, जैसे मान लीजिए इसमें ε2 है, ε3 है, उसी तरह से इसमें ε एनर्जी है इसकी। तो इस कंडीशन का मीनिंग हो गया कि हर सेल में पार्टिकल और एनर्जी अलग अलग होगी। तो इसकी जो एनर्जी होगी किसी भी सेल की, जैसे मान लीजिए कि एक सेल की एनर्जी हम लोग अगर लेते हैं किसी का भी, तो इसका एनर्जी इक्वल टू होगा N7ε7, यानी इसमें 7th सेल में कितने पार्टिकल हैं और उनके एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी है। तो ये कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ पार्टिकल एंड एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी बताता है दोनों मिलकर के। जैसे आप अपने घर में 2 लोग हैं तो 2 लोगों की एनर्जी काम करेगी। किसी से झगड़ा करते हैं तो आप 2 लोग उनसे झगड़ा करेंगे, निपटेंगे। अगर वही किसी के घर में 5 लोग हैं और उसी झगड़ा को करते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, एनर्जी बढ़ेगी। तो जितना पार्टिकल लिया जाएगा उतना एनर्जी इसमें आएगी। तो इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, होल्ड करने के लिए हम लोग लेते हैं ये एनर्जी ऑफ ईच स्टेट। तो ये हो जाएगा, इसका मीनिंग हो गया फॉर ईच सेल या स्टेट या बॉक्स कह सकते हैं। तो इस बॉक्स की एनर्जी होगी। अब इस सिस्टम को ऑपरेट करेंगे अगर हम लोग, तो देखिए इस सिस्टम की टोटल एनर्जी अगर हम लोग लेते हैं कहीं भी, तो इस सिस्टम का पूरा सिस्टम है ये टोटल एनर्जी। अब एनर्जी निकालने का 2 तरीका है यहाँ पर, या तो कंटिन्यूअस सिस्टम लेकर इसको इंटीग्रेट करते हैं या सबका अलग अलग निकाल कर ऐड करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं, तो टोटल एनर्जी जो E होगा ये हो जाएगा इसमें N1 ε1 पहले का
N2 एप्सिलॉन 2 प्लस डॉट डॉट Nk एप्सिलॉन k। अब इसको हम लोग सीधे लिख देते हैं समेशन i इक्वल टू 1 से k और Ni एप्सिलॉन i। तो ये बताएगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और ये बताएगा किसी को भी एक को लेंगे तो एनर्जी ऑफ ईच स्टेट। अगर सबको हम लोग अलग अलग ऐड कर दें, जैसे एक ट्रेन है उसमें मान लीजिए कि 50 लोग बैठे हैं, तो सभी बोगी में अगर 50 लोग ही बैठे हैं तो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वली इनर्जेटिक होगा। अगर मान लिया जाए कि हर व्यक्ति समान इनर्जेटिक है, तो अगर इंडिविजुअल आप चेक करते हैं कि किस बोगी में स्ट्रांग लोग बैठे हैं, किस में वीक लोग बैठे हैं, तो अलग ऑब्जर्वेशन होगा। तो यहाँ पर ईच सिस्टम को हम लोग अगर सेपरेट मान लें तो टोटल एनर्जी ऐसे निकलेगी। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करना होगा हमको कि कितना होगा। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होगा इस सिस्टम में, तो मान लीजिए यही सिस्टम है, इसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे तो ये होगा n इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस nk। अब इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज में i इक्वल टू 1 से k Ni। तो ये बताएगा टोटल पार्टिकल्स, ये बताएगा टोटल एनर्जी। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि ईच सेल में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए कि पहले सेल की एनर्जी दूसरे से कम हो, दूसरे की एनर्जी तीसरे से कम हो, तीसरे की एनर्जी चौथे से कम हो। ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि आप इसी अरेंजमेंट का फॉलो करते हुए सिस्टम बनाइए, तैयार कीजिए, तो वो हो जाएगा सम रेस्ट्रिक्शंस आर कैरी ऑन टू प्रोसीड ए सिस्टम। इस सिस्टम को प्रोसेस में लाने के लिए, प्रोसेस्ड करने के लिए जो सम रेस्ट्रिक्शन इस पर फॉलो कराया जाएगा, तो वही रेस्ट्रिक्शन कहलाता है कॉन्स्ट्रेंट। जैसे आपको कह दिया जाए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, किसी से झगड़ा करेंगे, किसी का मर्डर करेंगे तो धारा 302 लगेगी, तो वो एक आपके ऊपर क्या है, रेस्ट्रिक्शन है कि आप मर्डर करते ही आपके ऊपर ये धारा लग जाएगी। तो आप इससे बचिए या मर्डर कीजिए तो इसके लिए तैयार रहिए। सिस्टम ऐसे ही चलेगा कि जो जिसका मर्डर करता है कोई, तो उस पर धारा 370 लग जाएगी। तो एक प्रोसेस है सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। तो किसी भी सिस्टम को, जैसे आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि किसी डाइस को ऐसे उछालिए कि 6 अंक ही उसका ऊपर आए, 6 अंक ही उसका ऊपर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 6 अंक ऊपर आने का क्या मतलब है, एक आपको प्रतिबंधित किया गया है कि आपको ऐसा गेम खेलना है कि आपका रेस्ट्रिक्शन जो है ये बना रहे। उसी को फाइंड करेंगे तो आप गेम को जीतेंगे, नहीं फाइंड करेंगे तो नहीं जीतेंगे। तो ये सारी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो भी रेस्ट्रिक्शन उस पर अप्लाई कर दिया जाएगा, होल्ड कराया जाएगा, उसको रन करने के लिए अप्लाई किया जाएगा, कैरी ऑन करने के लिए हम लोग जो नियम लागू करेंगे उसी को कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। तो स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में कॉन्स्ट्रेंट का मीनिंग होता है सम ऑब्जेक्शन और सम रेस्ट्रिक्शन टू कैरी ऑन एनी सिस्टम। तो रेस्ट्रिक्शन हो गया इसका मीनिंग, और दूसरा है एक्सेसिबल स्टेट्स। तो इसका मीनिंग है कि न्याय संगत या नियम के अनुरूप। अगर आप कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो जाए और एक प्रोटॉन हो जाए, तो वहाँ पर आप ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि एक प्रोटॉन हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। फिर दूसरा सिस्टम भी वैसे ही बनाइए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो जाए। तो जब तक आप इस सिस्टम को प्रिपेयर करते रहेंगे, और नियम कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होना चाहिए, तो ये आपके लिए अलाउड या परमिटेड स्टेट होगा। अब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका जो स्टेट होगा नियम के अनुसार होगा।
तो जितना स्टेट या जितना सिस्टम आप तैयार कर लेते हैं जो नियम के अनुरूप हो, अकॉर्डिंग टू द रेस्ट्रिक्शन हो जाए, तो उसको कहते हैं एक्सेसिबल स्टेट्स, यानी अंडर कॉन्स्ट्रेंट्स। अगर कोई स्टेट बना लेते हैं आप, जो नियम है उसका कि हाँ ये फॉलो होना चाहिए, उसी को फॉलो करा करके जितना स्टेट आप बना लेंगे उसी को कहा जाता है एक्सेसिबल स्टेट। और आउट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स स्टेट होंगे जो नियम का फॉलो नहीं करते हैं, वो नियम से आउट हो जाते हैं। अब कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अरेंज करके सिस्टम बनाते जाइए, आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को नहीं सेपरेट कर पाया, वहाँ पर कोई दूसरा पार्टिकल ले लिया, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो आउट ऑफ रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा और वो सिस्टम आपका वहाँ से गलत होने लगेगा। तो किसी सिस्टम में कितना अलाउड स्टेट है वो कहलाता है एक्सेसिबल स्टेट्स, और कितना अनअलाउड स्टेट है जो रेस्ट्रिक्शन का फॉलो नहीं कर रहा है उस सिस्टम में, उसको कहा जाता है इनएक्सेसिबल स्टेट्स। तो ये किसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए मोटे तौर पर सीखेंगे कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जो नियम बनाया गया है, जो नियम बनाया जाएगा, जो ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि पढ़ते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं, आपसे कहा जाए कि एक सॉफ्टवेयर तैयार कीजिए जो C++ लैंग्वेज पर बेस्ड हो और इसको इतना दिन में तैयार कर लेना है। आपने कहा कि C++ तो नहीं कर पाएंगे हम, इसके स्थान पर जावा का यूज करते हैं और तैयार करते हैं। वो कह रहा है कि नहीं, जावा हमको नहीं पसंद है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही आपके ऊपर शर्त है कि हमारा प्रोग्राम C++ से होना चाहिए। तो आपको कंपनी या जो संस्था है या सिस्टम है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्शन लगा रहा है कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए। तो आप उसको सीखेंगे, सिस्टम को सीखेंगे, सिस्टम तैयार करेंगे। अब आपका C++ उस कंपनी का जो हार्डवेयर है, जैसे सर्किट है, उससे कनेक्ट करेंगे तो फॉलो करेगा। अगर इससे कनेक्ट करते हैं तो फॉलो नहीं करता है। तो सिस्टम में एक्सेसिबल स्टेट होगा जो इससे फॉलो करेगा, और इनएक्सेसिबल स्टेट होगा जो इसको फॉलो नहीं करेगा। तो ये नाम है, इसका एक मीनिंग समझना है। अब सिस्टम में कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसका मीनिंग कैसे यूज करेंगे, ये सब सीखते हैं। तो देखिए एक चीज़, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट होगा आपका। आगे जो हम लोग टर्म पढ़ेंगे अभी इस तरह के नोटेशन आएंगे। जैसे हम लोग ले रहे हैं कि किसी माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, माइक्रो स्टेट क्या होंगे, तो इसमें एक टर्म आ रहा है कि ये फैक्टोरियल n होगा, फैक्टोरियल r होगा, n-r होगा, और प्रोबेबिलिटी है तो 2 का पावर n होगा। इस तो नंबर ऑफ पार्टिकल और स्टेट सेल बॉक्स साइज कितने हैं, तो 2 है, 2 का पावर n पार्टिकल है अगर दिया जाए, तो किसमें कौन सा माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर ऐसे निकालते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर यही है कि माइक्रो स्टेट है और इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो जितने अलाउड स्टेट होंगे, कहने का मीनिंग यही है समरी के रूप में, कि किसी भी सिस्टम पर जो नियम लगा दिया गया है उस नियम के अंतर्गत जितने स्टेट प्राप्त होंगे, जितना कंडीशंस प्राप्त होगी, उसी को कहा जाता है एक्सेसिबल स्टेट। और उस नियम का जो फॉलो नहीं करेगा, उस नियम से बाहर हो जाए, उसको कहा जाएगा इनएक्सेसिबल स्टेट्स। तो सिस्टम एक लिया गया जिसमें n पार्टिकल को यहाँ पर ले गए हम लोग। अब n पार्टिकल का सिस्टम है ये, तो इसमें टोटल पार्टिकल की संख्या को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा स्टेटिस्टिक्स में। ये बताता है कि फर्स्ट स्टेट से लेकर के स्टेट तक कितने पार्टिकल होंगे। अगर इसमें हम लोग इस पार्टिकल का ईच एनर्जी स्टेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर लें कि इसमें जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी कितनी होगी, कितने पार्टिकल हैं, तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी बनेगी, ये दूसरे की बनेगी, तीसरे की बनेगी। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा
इसका मीनिंग होगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका मीनिंग हो गया टोटल पार्टिकल कंसीडर्ड इन द सिस्टम। इसका मीनिंग हो गया कि अगर एनर्जी हम लोग किसी एक सेल की लेते हैं तो आर ईच सेल या स्टेट आर बॉक्स की क्या होगी, एनर्जी होगी। तो ये सब टर्म है। अगर मान लीजिए कह दिया जा रहा है ऐसे कि दो सेल है, इनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कराइए कि इनकी टोटल एनर्जी मान लीजिए कि 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक न हो, और कह दिया जाए कि एक सेल में 2 पार्टिकल होना चाहिए, दूसरे में 3 पार्टिकल है। एक सेल की एनर्जी अगर मान लीजिए कि है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसा सिस्टम बनाइए कि एक सेल की एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक न हो। तो कितने एक्सेसिबल स्टेट बनेंगे इसमें? तो एक स्टेट का जो एनर्जी होगा 3 × 12 इक्वल टू 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक का होगा 2 × 10 इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सेटिस्फाई करेगा और ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये आउट ऑफ सिस्टम होगा, इनएक्सेसिबल स्टेट हो जाएगा। अब जैसे कहा जाए कि ऐसा सिस्टम दिखाइए कि इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में नहीं जा सकता है, न्यूक्लियस में जा ही नहीं सकता है, तो आपका रेस्ट्रिक्शन हो गया, कांस्टेंट हो गया स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में, इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में नहीं रह सकता है, नहीं जा सकता है। तो वहाँ पर अगर आप लेकर चले जाते हैं, कहते हैं कि नहीं देखिए हम ले जाकर दिखा रहे हैं ये इसमें रह जा रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं रहेगा, तो एक इनएक्सेसिबल स्टेट होगा, तो एक क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल स्टेट। तो परमिटेड स्टेट देखिए इसमें, अब यहाँ पर जो कांस्टेंट, इसमें एक टर्म हम लोग लेंगे पहले, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो मीनिंग होता है, जैसे कांस्टेंट मीन्स, अब इसका मीनिंग ये है जो भी हम लोग रेस्ट्रिक्शन लेंगे किसी भी सिस्टम पर, जो नियम लगा देंगे वही होगा इसका कांस्टेंट। तो ये होगा परमिटेड, परमिटेड और अलाउड रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शंस, तो रेस्ट्रिक्शंस का मतलब प्रतिबंध, निषेध, जैसे नियम का पालन करना, आपको प्रतिबंधित कर दिया गया है कि ये नियम फॉलो करेंगे। तो परमिटेड आर अलाउड रेस्ट्रिक्शंस टू ऑपरेट एनी सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए हम लोगों के पास जो नियम है बनेंगे, उसी को कहा जाता है प्रतिबंध, जो लगाया जाएगा वही कहलाता है कांस्टेंट। तो सिंपली एक तरह से ये है कंडीशंस है, जैसे आप मैथ पढ़ते हैं तो थियरम प्रूव करते हैं, ये नेसेसरी कंडीशन है, ये सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों को फॉलो करा देते हैं तो थियरम प्रूफ हो जाती है। नहीं तो कहते हैं कि सच थियरम इज नेसेसरीली ट्रू बट नॉट सफिशिएंटली ट्रू। तो सफिशिएंट और नेसेसरी दोनों कंडीशन लागू नहीं होगा, तो वहाँ पर एक नियम आप लगाएंगे कि इट इज नेसेसरीली ट्रू बट नॉट सफिशिएंटली ट्रू। तो कोई भी नियम लगा दिया जाए उसी को कहा जाता है कांस्टेंट्स। तो यहाँ पर होगा इफ वी वांट टू ऑपरेट ए सिस्टम, पार्टिकुलर सिस्टम को ले लिया जाए, सिस्टम, देन वी नीड सम रूल्स
to carry the such system। तो किसी भी सिस्टम को अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं तो हम नीड करेंगे कुछ न कुछ रूल्स कि क्या कंडीशन है। आपको कहा जाता है कि ये काम करो तो आप पूछते हैं कि सर कैसे करना है, यानी आपका सुझाव क्या है, आपका आर्डर क्या है, आपका प्रतिबंध क्या है, निषेध क्या है, रेस्ट्रिक्शंस क्या है। तो ये टर्म आएगा कि ये आपको सिस्टम चलाना है तो सम रूल्स, वी नीड सम रूल्स टू कैरी सच सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर होगा नाउ सच रूल्स आर कॉल्ड परमिटेड। इसका मीनिंग होगा परमिटेड, restrictions and these restrictions are called constraint of that system। उस सिस्टम के लिए ही ये कांस्टेंट होगा। सिस्टम बदलेगा, नियम बदल जाएंगे तो वहाँ पर आपका कांस्टेंट्स अलग हो जाएगा। जैसे कंपनी है, वो कंपनी कहती है कि वुलन क्लॉथ बनाना है आपको और ऐसे बनाना है कि 1 इंच में लगभग 20 ये स्ट्रिंग आना चाहिए उनका, दूसरे में भी इतना ही आना चाहिए, तीसरे में भी इतना ही आना चाहिए, ऐसा ही प्रिपेयर कीजिए, हमको प्रिपेयर करके दिखाइए। तो आपने इस मशीन को सेट किया और 1 इंच में या कुछ सेंटीमीटर में आपने उतना आर्डर लेकर चलना शुरू किया। आगे जाते हैं तो इसमें से 1 या 2 धागा टूट गया तो वहाँ सिस्टम अब आपका क्या हो गया, कम धागा दिखाई देने लगेगा और आप वैसे ही काम करते जा रहे हैं। तो कंपनी का जो रेस्ट्रिक्शंस है वहाँ पर डेविएट होगा, ब्रेक होगा और वो आपकी सैलरी को काटेगी, प्रतिबंधित करेगी, कहेगी कि ये काम खराब कर दिए, इस सिस्टम में नहीं रह पाओगे, जाओ दूसरा काम करो। तो जब तक वो फॉलो किया, अगर पूरा फॉलो करता रह गया तो एक्सेसिबल स्टेट में बना रहेगा। अगर वो फॉलो नहीं कर पा रहा है तो उसी दिन से आउट ऑफ कंपनी होगा, अभी इनएक्सेसिबल स्टेट में चला जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी साइंस में भी लागू होती है। जैसे आप पढ़ते हैं कि एटम है तो एक ऑर्बिट में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, तो वो क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है कि एटम के किसी एक ऑर्बिट में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन ही रह पाएंगे। अब इसको फॉलो कराते हैं, इसी से काम करते हैं तब तो सही है, एक्सेसिबल स्टेट होगा। अगर मनमानी करने लगते हैं, इसको फॉलो नहीं कराते हैं तो उस समय आप इनएक्सेसिबल स्टेट में चले जाएंगे और नहीं तो कहेंगे कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, एक्सेप्शनल स्टेट है, अभी इसके लिए हम क्या करें। जो नियम लगाया है उसके पास अपना दस्तावेज ले जाकर कहेंगे कि ऐसा हो नहीं रहा है, अब क्या करें। आप कहेंगे तो स्टेट में रखेंगे और नहीं कहेंगे तो हमसे ये काम नहीं होगा। तो उस समय आप इनएक्सेसिबल स्टेट में हो जाएंगे या वो अपना रेस्ट्रिक्शन बदलता है। जैसे आप केमिस्ट्री में कहते हैं कि ये एक्सेप्शन है, इसके बारे में मत कुछ पूछिए, ये ऐसे ही रहेगा। तो वो रेस्ट्रिक्शन वहाँ पर बदला जाएगा, तब आप उसमें प्रोसीड में आएंगे, अदरवाइज आप इसमें चले जाएंगे। तो इनएक्सेसिबल, एक्सेसिबल का मतलब होगा कि अलाउड एंड अनअलाउड स्टेट्स। तो स्टेट्स यहाँ माइक्रो स्टेट्स होगा। कैसे हम लोग इसको समझेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए
If we want to operate a system, then we need some rules to carry the such system. Now such rules are permitted. Such rules are यहाँ पर जो होगा called permitted restrictions, and these restrictions are called constraint of that system. तो जो उस पर आरोपित कर दिया गया वही होगा उसका constraints. अब किसी एग्जाम्पल से हम लोग कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, देखिए. तो यहाँ से मिलेगा कि जो कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स का मतलब हो गया अलाउड रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस. क्या होगा, इसी को हम लोग लेंगे. इसमें कहीं भी जहाँ भी अगर कांस्टेंट नाम आता है किसी भी चीज़ में, तो उसका मतलब होगा आवश्यक प्रतिबंध या अलाउड प्रतिबंध क्या है, उसी में आपको जीना मरना है, काम करना है. ये तो यहाँ पर अलाउड जो रेस्ट्रिक्शन है उसी को कहा जाएगा कांस्टेंट. अब देखिए एग्जाम्पल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसका कांस्टेंट कैसे लिया जाएगा किसी सिस्टम पर. एक्सेसिबल क्या होगा इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं, तीनों को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं. तो बी नंबर होगा इसमें, देखिए एक्सेसिबल स्टेट्स. एक्सेसिबल स्टेट्स इसका मीनिंग है कि दोज स्टेट्स आर कॉल्ड एक्सेसिबल which exist under the given constraints. जो दिए गए प्रतिबंध के अनुसार सही हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हीं को कहा जाता है एक्सेसिबल स्टेट्स. तो इसका मीनिंग हो जाएगा दोज माइक्रो स्टेट्स और ओनली स्टेट्स भी लिख सकते हैं. स्टेट्स are called accessible which are exist under a given constraint. गिवन कंस्ट्रेंट्स. तो जो एक्सेसिबल स्टेट का मतलब होता है, जैसे एक्सेसिबल स्टेट्स का मतलब होता है कि परमिटेड स्टेट अंडर गिवन रूल्स. जो रूल्स आपको दिए गए हैं उसी के परमिशन के अनुसार जो स्टेट मिलेगा उसी को कहा जाता है एक्सेसिबल स्टेट्स. इसी तरह से लैंग्वेज है, इसका मीनिंग समझना है, उसके बाद इसका मैथमेटिक्स समझ में आएगा. दोनों समझ में आ जाएगा तो ये आपका सिस्टम समझ में आ जाएगा. फिजिक्स मतलब मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज दोनों का रहस्य क्या है, कैसे मैच करता है, इसी को समझता है कोई भी स्टूडेंट या साइंटिस्ट. तो सी इसका मीनिंग है इन एक्सेसिबल स्टेट्स. तो देखिए इसमें होगा कि दोज माइक्रो स्टेट्स आर कॉल्ड inaccessible
which are not exist under the restriction of any particular कंस्ट्रेंट्स के रेस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करेगा, उसी को हम लोग कहेंगे इनएक्सेसिबल स्टेट्स। तो किसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस का फॉलो नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे इनएक्सेसिबल स्टेट्स। तो ये हमारा इनएक्सेसिबल का मीनिंग होता है कहीं भी, सोशल मीनिंग भी यही होता है, जो अवैध कहते हैं आप लोग, और इसको कहते हैं एक तरह से वैध, जो हमारा वैध तरीका है, और इसको क्या कहेंगे कि ये लागू नहीं कर रहा है सिस्टम, लेकिन फिर भी हम उसमें एग्जिस्ट किए हुए हैं। अब कहता है कोई कि इस गांव में कोई चोर नहीं होना चाहिए, फिर भी चोर उसमें बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो इनएक्सेसिबल स्टेट में है। कब तक रहेंगे ये वो समाज डिसाइड करेगा या प्रशासन डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर इनएक्सेसिबल स्टेट का मतलब हो गया, ये इनएक्सेसिबल की मीनिंग होता है कि जो नॉट परमिटेड होगा, नॉट परमिटेड अंडर द गिवन रूल्स, गिवन रूल्स के अंतर्गत तो नहीं हो, परमिटेड नहीं हो। जैसे आप पढ़ते हैं कि बोर की क्वांटम थियरी है, इलेक्ट्रॉन्स ओनली एग्जिस्ट इन दोज ऑर्बिट whose angular momentum remains integral multiple of h cut और h upon 2 पाई। तो रेस्ट्रिक्शंस है, उसी में इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब आप उसको कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो वहाँ पर अब क्या है, बोर का रेस्ट्रिक्शंस है कि आप इलेक्ट्रॉन को केवल वहीं देखिए जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में मिल रहा हो, उसी में वो रह सकता है, वही परमिटेड स्टेट है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इन नाम से कि कांस्टेंट क्या होगा। तो किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जो रूल रेगुलेशन निर्धारित कर दिया गया है वही होता है कांस्टेंट्स। जैसे आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो यूनिवर्सिटी कांस्टेंट लगाई है कि आपका मार्क्स अगर इतना % रहेगा तभी आप पास होंगे, इतना % रहेगा तो आप बैक पेपर दे सकते हैं, और इतना रहेगा तो बैक पेपर नहीं दे पाएंगे। तो आप अगर उसको फॉलो कर लेते हैं, आपका नंबर उस रेस्ट्रिक्शन में आ रहा है, तो एक्सेसिबल स्टेट में आप बने रहेंगे, दोबारा एग्ज़ाम दे देंगे। और नंबर नहीं आता है तो आप आउट ऑफ सिस्टम हो जाएंगे, अब उस यूनिवर्सिटी के सिस्टम में आप एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी का कांस्टेंट है, यानी रूल है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है कि इसमें हमारे यूनिवर्सिटी में पास होने के लिए इतना % नंबर चाहिए। तो ये कहीं भी नियम लगता है, वही चीज़ साइंस में भी अप्लाई होती है। तो तीनों नाम का अब आप लोगों से अपेक्षा किया जा सकता है कि मीनिंग समझ गए होंगे क्या है इसका अर्थ और कैसे यूज करना है। अब दूसरा कंसेप्ट है इसका, ये एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल लेट 3 particles are arranged या distributed
in the two cells such a way that total energy of the system lies between 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू मान लीजिए 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है सिस्टम की 3 पार्टिकल्स को 2 सेल में इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि उस सिस्टम की टोटल एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में ही एग्जिस्ट करे। तो ये कांस्टेंट उस पर लगा दिया गया है। अब देखिए इसमें दूसरा अब दिया जाएगा रिस्ट्रिक्शन। अगेन यहाँ पर है सेल 1 कंटेन्स 5 पार्टिकल एंड सेल 2 कंटेन्स, एक में 5 नहीं, एक में मान लीजिए कि कंटेन्स सेल 1 कंटेन्स, ऐसे ले लीजिए, कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फॉर ईच पार्टिकल एंड सेल 2 contain 7 electron volt energy of each particle तो इसमें दूसरा रेस्ट्रिक्शन ये लगाया जा रहा है कि फर्स्ट सेल में जो पार्टिकल होगा उसकी एनर्जी होगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकेंड बॉक्स में जो पार्टिकल होगा उसकी एनर्जी होगी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दो सिस्टम है। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक सिस्टम हो गया, इसके दो पार्ट हो गए। एक पार्ट में हमारा एनर्जी जो होगी इस पार्टिकल की 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और एक में 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो ये सेल फर्स्ट और ये सेल सेकेंड, इस तरह से दिया गया है। अब टोटल एनर्जी यहाँ पर आपका कांस्टेंट है कि जो एनर्जी एग्जिस्ट करनी चाहिए, आपकी एनर्जी जो होनी चाहिए ये 15 to 19 के बीच में ही रहना चाहिए। इससे अधिक हो जाती है तो सिस्टम अलाउ नहीं होगा। अगर इसके बीच में रहती है तो स्टेट्स अलाउड होंगे। तो ये कंडीशन लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन या आपका जो कांस्टेंट है वो यही कह रहा है कि 3 पार्टिकल को 2 सेल में इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि सिस्टम की जो एनर्जी है टोटल एनर्जी वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में बनी रहे। दूसरा कह रहा है कि सेल 1 में जो पार्टिकल होगा उसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, सेल 2 में जो होगा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो इस कंडीशन का यहाँ पर ये डिजाइन होगा ऐसे। अब देखिए इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इट्स एक्सेसिबल एंड inaccessible states are find as। अब इसका जो
एक्सेसिबल स्टेट है, इनएक्सेसिबल स्टेट है, वो कितना होगा ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसका मीनिंग समझना है। जैसे हमारा पार्टिकल है या स्टेट कह सकते हैं, माइक्रो स्टेट्स, सेल 1 और सेल 2। तो स्टेट हम लेंगे 3, 0। तो इसका मतलब है कि इसमें ए बी सी तीनों पार्टिकल आ गया, ये खाली होगी। दूसरा है कि 1, 2 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो ए है, इसमें बी सी। फिर 1, 2 लेंगे तो इसमें हो गया हमारा बी सी। फिर 1, 2 लेंगे तीन कॉम्बिनेशन तो सी हो गया और इसमें ए बी, ऐसे टर्म बने। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट आपको कैसे लेना है ये बताया गया है कि इसका मतलब है कि फर्स्ट सेल में 3 पार्टिकल, सेकेंड में कोई पार्टिकल नहीं। इसका मीनिंग क्या है ये आपको एक्सप्लेन कराया गया है। आप देखिए यहाँ पर अगला स्टेप है 2, 1, तो इसका मतलब ए बी, इसमें सी। 2, 1 तो ये हो गया बी सी ए। फिर 2, 1 इसका मतलब है सी ए और इसमें डी। लास्ट प्रोबेबिलिटी है 3, तो ये इम्पटी हो गया और इसमें आ गया ए बी सी। तो ये आपका एक सिस्टम ऐसे बनेगा। पॉसिबिलिटी क्या है अरेंजमेंट की? 2 सेल में 3 पार्टिकल के ऑपरेट होने की प्रोबेबिलिटी होती है, या माइक्रो स्टेट्स होता है 8। टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 का पावर n। तो ये आप लोग पढ़े हैं। अब यहाँ पर देखिए जो कंडीशन है कि फर्स्ट सेल की एनर्जी आपकी होगी कितनी, यहाँ पर फर्स्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसमें जो एनर्जी है वो कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी ये देखिए, इसमें टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होगी यहाँ पर मिलेगा आर स्टेट 3, 0। एनर्जी का जो मान होगा N1 एप्सिलॉन 1, N2 एप्सिलॉन 2, ये मिलेगा। 2 सेल है तो 2 सेल है तो दोनों की एनर्जी, इसमें बताया गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी, तो 2 टर्म तक इसको ले जाएंगे। ये ऊपर फिगर एक्सप्लेन किया गया है, मीनिंग भी बताया गया। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेल में पार्टिकल है 3 और एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस इसमें पार्टिकल 0 है और एनर्जी है 7। तो ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दिया गया है, ये मिलेगी। तो इस स्टेट का मीनिंग क्या होगा, हमारा कंडीशन है कि सिस्टम में एनर्जी टोटल 15 से लेकर 90 तक होना चाहिए। इसी तरह देखिए अगला स्टेट ले लेंगे, सीधे ऐसे लिख देंगे 1, 2 इसका। तो इसका मीनिंग है कि 1 है और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस 2 है और 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया 5 और 14, 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी आएगा। अब इसमें चूंकि इस पार्टिकल की एनर्जी सेम है तो तीनों के लिए एक ही एनर्जी मिलेगा, इतना आ जाएगा। अब देखिए दूसरा स्टेट बनेगा माइक्रो स्टेट, वो है 2, 1। तो इसकी वैल्यू होगी 2 × 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
प्लस 1 इंटू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 और 7, तो ये हो गया 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी। अगला है कि अब ये तीनों की सेम होगी, क्योंकि सब पार्टिकल की एनर्जी सेम है, तो 2 2 2 है इसमें, तो सबका सेम होगा। ये 1 1 1 है तो सब में आएगा। अब 0 3 इसका लेंगे हम लोग, तो 0 इंटू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 3 इंटू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर अब आपको जो समझना है वो ये है, सिंस स्टेट्स माइक्रो स्टेट्स है 3 0, उसी तरह से 1 2 और 2 1 contains energy between 15 electron volt to 19 electron volt. So these are accessible. These are accessible states. तो जो कंडीशन है वो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, तो ये एक्सेसिबल स्टेट हो जाएंगे। अगला है, या इसी में लिख देते हैं, बट स्टेट 03 हैज एनर्जी 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So it is out of constraints, that is inaccessible state. Inaccessible states। तो देखिए इसका मीनिंग ये हो गया कि किसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे हैं एक सीक्वेंस में, इसका मीनिंग क्या था पीछे एक्सप्लेन किया गया। अब ये जो अरेंजमेंट है एग्जिस्ट करेगा इतना, इसमें से कितना एक्सेसिबल स्टेट होगा और कितना इनएक्सेसिबल स्टेट होगा। तो 4 स्टेट है, 1 ये 3 मिलाकर 1 2, ये 3 मिलाकर 1 3 और ये 4 माइक्रो स्टेट्स है। तो 4 माइक्रो स्टेट्स में से केवल हम लोगों का यही एग्जिस्ट कर रहा है 3, बाकी एक आउट ऑफ रिस्ट्रिक्शन हो गया है। तो इस लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन किए, इसका मीनिंग अब आप लोग किसी भी टर्म में पढ़ते रहेंगे समझ में आएगा। कांस्टेंट, एक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल क्या है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे स्टैटिस्टिकल सिस्टम में, एक्सेसिबल इनएक्सेसिबल दिए गए शर्त के अनुसार कैसे फाइंड करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।